जय हिंद दोस्तों। आज हम 24 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास की। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से रेगुलर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? यह पहली निजी कंपनी है, प्राइवेट। तो यह कंपनी है इंट्यूएटिव मशीन्स। कौन सी कंपनी है? इंट्यूएटिव मशीन्स। इसका जो लैंडर था इसका नाम था ओडिसियस। क्या था? इसके चंद्र लैंडर का नाम था ओडिसियस, जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और किस रॉकेट से भेजा गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया, जो कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी है इंट्यूएटिव मशीन्स। कौन सी कंपनी है? इंट्यूएटिव मशीन्स इसकी निर्माण करने वाली है, जो यूएसए की कंपनी है। और यह पहला निजी चंद्र लैंडर है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। ठीक है, हमने 14 जुलाई 2024 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसकी लॉन्चिंग की डेट थी 14 जुलाई 2023 और यह लॉन्च किया गया था LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा था। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और इसका जो रोवर था उसका नाम है प्रज्ञान। जिस पॉइंट पर उतरा उसे नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। अगर हम देखें, चंद्रमा पर ही गया था रूस का लूना 25, जो रूस का लूना 25 मिशन था, यह भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन यह असफल रहा था लूना, रूस का मिशन। चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। इनके साथ कौन गए थे? बज एल्ड्रिन। और यह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। इसीलिए हम 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व चंद्रमा दिवस मनाते हैं हम 20 जुलाई को। हाल ही में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? तो यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो यह किसके द्वारा अभियान चलाया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसकी टैगलाइन थी मेरी माटी मेरा देश अभियान की। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर की सूची में किसे शामिल किया गया है? सृजनात्मक शहरों की सूची में 2 शहरों को शामिल किया गया है, कोझिकोड जो कि केरल का है और एक है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। कोझिकोड और ग्वालियर सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल है यूनेस्को की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भारत में कुल कितने हैं अभी? तो भारत में 42 विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के। अगर हम देखें, जो 41वें क्रम का है वह शांति निकेतन है जो कि वेस्ट बंगाल में है। और 42वें नंबर का है होयलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। और हमारी यूनेस्को में शामिल अमूर्त विरासत, नवीनतम अमूर्त विरासत अर्थात 15वीं अमूर्त विरासत है गरबा, जो कि गुजरात का डांस है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ से की है? तो यह बाड़मेर के उत्तरलाई से की गई है अंतिम विदाई MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की। आगे हम कुछ संविधान के जो संशोधन हुए, प्रमुख कौन कौन से संविधान संशोधन हुए और उसके द्वारा संविधान में क्या संशोधन किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली? तो यह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगर हम देखें तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से। 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रथम संविधान संशोधन यह 1951 में हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 7वां संविधान संशोधन यह 1956 में हुआ और जो
आयोग गठित हुआ था फजल अली आयोग, कौन सा, जो फजल अली आयोग गठित हुआ था उसकी अनुशंसा पर भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित बनाने मंजूर हुए थे। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान में 10वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में दादर नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 10वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। यह किससे आज़ाद हुए थे? तो यह पुर्तगालियों से आज़ाद कराए गए थे। किसके अधिकार क्षेत्र में थे? तो यह पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में थे, गोवा, दमन एवं दीव। पुर्तगाली ही वह प्रथम यूरोपीय थे जो भारत आए थे और भारत से जाने वाले भी अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। 13वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1962 में नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए थे। 15वां संविधान संशोधन वर्ष 1963 में, इसके द्वारा जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी और पहली 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 24वां संविधान संशोधन यह 1971 में होता है और इसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, दोनों अनुच्छेद में संशोधन कर कहा गया कि अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि इससे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है। किसमें? अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। किसके? अनुच्छेद 13 की। 26वां संविधान संशोधन यह 1971 में हुआ और यह प्रीवी पर्स मामले से संबंधित था। कौन सा? 26वां संविधान संशोधन, अर्थात जो पहले राजा महाराजा थे उनके कुछ विशेषाधिकार थे, तो इसके तहत उसे समाप्त कर दिया गया जो प्रीवी पर्स थे राजा महाराजाओं के 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 31वां संविधान संशोधन यह 1973 में होता है। इसके द्वारा जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वह 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई जो वर्तमान में है। 36वां संविधान संशोधन यह 1975 में होता है और इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 39वां संविधान संशोधन 39वां संविधान संशोधन यह 1975 में होता है और इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 42वां संविधान संशोधन यह वर्ष 1976 में होता है और इसके द्वारा जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम बार संशोधन होता है, एकमात्र बार अभी तक, और 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है और यह 1978 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल में, लेकिन आंतरिक विद्रोह की जगह अब क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द इसे हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन यह 1985 में होता है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो दल बदल रोकने के लिए लाई गई थी। 56वां संविधान संशोधन यह 1987 में होता है। इसके तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया था। 61वां संविधान संशोधन यह 1989 में होता है, जिसके तहत जो हमारे मतदान की आयु है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट डालने की आयु। 69वां संविधान संशोधन, इसके तहत 1951 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 70वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा वर्ष 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को, जो यहाँ की विधानसभाएं दिल्ली और पांडिचेरी की, इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आप इन्हें नमक से याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
73वां संविधान संशोधन यह 1992 में होता है और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन यह 1992 में होता है और इसके द्वारा जो नगरीय निकाय है या नगर पालिका, इनकी नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन यह 2002 में हुआ है और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दिया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनके लिए शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया और इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन यह 2003 में होता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 338A को जोड़ा जाता है और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग एक थे, इन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग को इससे हटाकर अनुच्छेद 338 में अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। 51वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह 2003 में होता है और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल की जो व्यवस्था की गई थी उसे और कठोर बना दिया गया और जो मंत्रिपरिषद की संख्या थी जो लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया 91 संविधान संशोधन द्वारा। 92वां संविधान संशोधन यह 2003 में होता है और इसके द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली शामिल है और अब कितनी 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। 97 संविधान संशोधन यह 2011 में होता है और इसके द्वारा जो अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार हमारा, उसमें 19(1)C के अंतर्गत सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह 2014 में होता है और यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है वह है 99 संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन यह 2015 में होता है और इसके द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य जो 3 बीघा कॉरिडोर विवादित क्षेत्र था बांग्लादेश को दिया गया, अर्थात कुछ जमीन को बांग्लादेश को दिया गया और कुछ जमीन बांग्लादेश से भारत में शामिल की गई। 101वां संविधान संशोधन यह 2016 में होता है और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST को लाया गया था। 102वां संविधान संशोधन यह 2018 में लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC आयोग है इसे संवैधानिक आयोग की मान्यता दी गई। 103वां संविधान संशोधन यह 2019 में होता है। इसके तहत जो आर्थिक वंचना जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% के आधार पर आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन यह 2019 में होता है। ST व SC के लिए आरक्षण की व्यवस्था को इसमें आगे बढ़ाया गया है 10 वर्षों के लिए। लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की, इन्हें समाप्त कर दिया अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को। 105वां संविधान संशोधन यह 2021 में होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक रूप दिया था उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए जो ऐसे राज्यों पर लागू नहीं होगा जो स्वतंत्र राज्य की सूची में शामिल है, इसके नियम। 106वां संविधान संशोधन यह 128वें क्रम का क्या संविधान संशोधन विधेयक था और संविधान संशोधन क्रमांक 106 था। विधेयक का क्रमांक क्या था? 128वां। इसमें राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में एक तिहाई 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, अर्थात विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसके द्वारा 106वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके लिए नारी वंदन अधिनियम लाया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन सा युद्ध अभ्यास है? दोस्ती। यह मालदीव में इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। दोस्ती 2024 यह त्रिपक्षीय अभ्यास है जो 3 देशों के मध्य हुआ है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य, और इसका यह 16वां संस्करण है। इसका पर्यवेक्षक देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत से कौन से जहाज भाग लेंगे इसमें? IAS समर्थ, INS अभिनव और INS डोर्नियर, ये नौसेना के 3 जहाज इसमें भाग लेंगे। भारत मालदीव के मध्य और कौन से अभ्यास होते हैं? एक्वेरिन और एकता। एक्वेरिन और एकता भारत और मालदीव के मध्य होते हैं। यहाँ की संसद को
पीपुल्स मजलिस कहा जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा अलग होते हैं। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति यह 2 अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होते हैं। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति। संप्रीति और बोंगो सागर यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले अभ्यास है। सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में हुआ है हाल ही में? तो यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। हाल ही में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का समझौता ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से हुआ है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में। ब्लेचले घोषणा पत्र यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट से संबंधित है। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को, जो असम का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह AI शब्द को घोषित किया है कोलिंस डिक्शनरी ने। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। घास के मैदान है कुछ प्रमुख। किस देश में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पुस्ताच, हंगरी में पुस्ताच नाम से जाना जाता है। प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में स्टेपी, यह यूक्रेन में। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और पंपास ब्राज़ील में कहा जाता है या कंपास भी कहा जाता है इन्हें। और लानोज वेनेजुएला में घास के मैदानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान की PM पद पर किसे चुना गया है? तो भी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे और PM पद पर चुना गया है शहबाज शरीफ को। PM शहबाज शरीफ बने और राष्ट्रपति चुने गए आसिफ अली जरदारी। राष्ट्रपति कौन बनेंगे? आसिफ अली जरदारी। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और यहाँ पर 265 सीटें हैं। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे? तो इसका संबंध DRDO से। प्रोजेक्ट कुशा और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है DRDO की और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके लिए अभी हाल ही में एक आयोग का गठन किया गया था, विजय राघवन पैनल या विजय राघवन आयोग कहा गया। इनकोर और CVGL यह चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की रिपोर्ट देने के लिए। चीन के वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट और रोड परियोजना से कौन अलग हुए हैं अभी? तो हाल ही में इटली और फिलीपींस यह चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना से अलग हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह एंजेलो मैथ्यूज है, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी बने जो टाइम आउट हुए, एंजेलो मैथ्यूज। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, इसका प्रारंभ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया, जो हमारे शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री भी है। कहाँ पर? सबलपुर, उड़ीसा में। इसका उद्देश्य होगा व्यवहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देना, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान देना जिससे उनकी रोजगार प्राप्त हो सके उन्हें बाजार में, बाजार की मांग के अनुसार स्किल को डेवलपमेंट करना। और यह 9 शहरों में प्रारंभ किया जाएगा और यह 9 शहर है भोपाल, कानपुर, वाराणसी, भरतपुर, इंदौर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। इन 9 शहरों में यह प्रारंभ होगा। खेल और खिलाड़ी, अर्थात कौन से खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है? खो खो और बेसबॉल, इन दोनों में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अगर हम देखें कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो, इन तीनों खेलों में खिलाड़ी की संख्या होती है 7। अगर हम देखें वाटर पोलो में कितने 7 खिलाड़ी होती है, लेकिन अगर पोलो की बात करें तो पोलो में होते हैं कितने? 4 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, तो यह याद रखना है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन तीनों खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं? इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। और अगर रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसमें होते हैं 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 और बास्केटबॉल में 5 होती है। अगला है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पहली खान प्रारंभ की है NMDC ने भारत के बाहर। ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली और कूलगार्डी, यह 2 प्रसिद्ध सोने की खानें हैं।
हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। हाल ही में नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च अंतिम युद्धपोत कौन सा है? तो अंतिम युद्धपोत है सूरत, और इसके तहत 4 युद्धपोत निर्मित किए गए हैं, विशाखापट्टनम, मुर्मुगोवा और इम्फाल। INS विशाखापट्टनम, मुर्मुगोवा, इम्फाल और सूरत, यह 4 युद्धपोत निर्मित किए गए हैं। वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है बोगोटा घोषणा पत्र। और यह किसकी राजधानी है बोगोटो? यह कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ पर भेजे हैं? तो यह थाईलैंड में भेजे हैं, यहाँ पर एक सम्मेलन होना है। तो भारत से थाईलैंड भेजे हैं, यहाँ पर एक प्रदर्शनी या सम्मेलन होना है थाईलैंड में, तो भगवान बुद्ध के और उनके 2 शिष्यों के अवशेष भेजे हैं। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष भेजे हैं, और यह बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ओर्लेकर जी द्वारा भेजे गए हैं। भारत और थाईलैंड के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो अयुक्ता युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ है भारत और थाईलैंड के मध्य। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहाट थाईलैंड की मुद्रा है, रिंगिट मलेशिया की है, डोंग यह वियतनाम की मुद्रा है, और रुपया यह नेपाल की मुद्रा है। आगे हम देखते हैं सुल्तान जोहर कप। सुल्तान जोहर कप पहली बात किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष मलेशिया में होता है। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, और इसका आयोजन मलेशिया में होता है प्रतिवर्ष। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता किसने लॉन्च किया है? एटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो यह IIT कानपुर द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है साप कंपनी, जिसने रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त की है। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह पंजाब के द्वारा जीती गई है T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और यह क्रिकेट की ट्रॉफी है। हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ होगा बेंगलुरु में, और यह दूसरा संस्करण है महिला IPL लीग का, और इसका होस्ट अर्थात यह 2 शहरों में आयोजित होंगे, केवल 2 शहरों के स्टेडियम में आयोजित होंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में, यहाँ पर इसका प्रारंभ होगा, और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, इन दोनों जगह इनका आयोजन होगा। और इस IPL में 5 टीमें भाग लेगी, और इस IPL का पहला मैच मुंबई और दिल्ली के मध्य होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और सबसे पहले फर्स्ट बार इसका विजेता कौन रहा था पहले संस्करण का? तो मुंबई इसकी विजेता रही थी, और इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन गई है इस बार? तो कशावी गौतम अभी इस महिला IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, जिसे गुजरात की टीम ने खरीदा है। अगला है दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन बना है? तो यह मीका बना है AI ह्यूमनॉइड रोबोट पहला CEO। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एडुल जी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, और यह 100 विकेट लेने वाली भी प्रथम भारतीय महिला है। ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? जेम्स क्लेवली यहाँ के गृह मंत्री है, और विदेश मंत्री है डेविड कैमरून। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? श्री हरि नटराज को दिया गया है पुरुष एथलीट का अवार्ड, जो राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए थे उनमें, और यह 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे, और इसमें फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र का था, और इसका शुभंकर था मोगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जवान फिल्म को दिया गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का आयोजन मुंबई में हुआ है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस शाहरुख खान, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यह एनिमल फिल्म के लिए संदीप रेड्डी को दिया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया में। इसका होस्ट कौन था? भारत इसका होस्ट था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस थे, और यह 6ठी बार विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन बैट का अवार्ड किसे मिला है इसमें? तो विराट कोहली को गोल्डन बैट
और मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2003 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनिस पलासियोस द्वारा जीता गया है, जो कि निकारागुआ की है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह कतर में हुआ था और इसका खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोचिगोड ने काली मिर्च की कौन सी नई प्रजाति विकसित की है? तो इसका नाम रखा है इन्होंने चंद्रा। क्या रखा है? चंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने प्रारंभ किया है? तो यह यूएई के द्वारा प्रारंभ किया गया है 5 वर्षीय मल्टीपल वीज़ा, अर्थात एक वीज़ा से आप कई काम के लिए जा सकते हो। यूएई ने प्रारंभ किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा, अर्थात आप व्यावसायिक कार्य से, पर्यटन और अवकाश यात्रा के लिए आप एक वीज़े से जा सकते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। कोप 28 का आयोजन भी कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन भी यूएई में हुआ है। और कोप 29 का आयोजन कहाँ पर होना है? तो अजरबैजान बाकू में कोप 29 का आयोजन होगा। हाल ही में गुजरात राज्य की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो यह घोल मछली को घोषित किया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह वीरदास है, जिन्होंने कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीता है। हाल ही में नासा के इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर सुजीत रॉय को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो यह शीतल महाजन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो इन्हें तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है शरद पवार की पार्टी को। शरद पवार के द्वारा एनसीपी पार्टी को बनाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अजीत पवार की पार्टी घोषित की है एनसीपी को। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी और इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अजीत पवार की होगी और इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और जो शरद पवार है, इनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया है अब निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार इसका नाम है। और चुनाव चिन्ह दिया इसका तुरहा बजाते हुए व्यक्ति को, जिसे महाराष्ट्र में तुतारी कहा जाता है। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। अब हम आगे देखते हैं, न्यूयॉर्क स्थित वेक्लेव हेवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह सलमान रश्दी को दिया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया है? तेलंगाना में। और 3D मुद्रित पहला डाकघर कहाँ पर? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, या बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह पाल लीच को मिला है, जो कि आयरलैंड के हैं और इन्हें अपने प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलेक्स कहाँ पर आयोजित किया? तो इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? अर्थात यहाँ पर लद्दाख में एक झील है जो अभी जम गई थी, फ्रीज हो गई थी, तो यहाँ पर दौड़ अर्थात मैराथन का आयोजन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश ने इसे जीता है। फ्रोजन लेक मैराथन यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील थी यह पेंगोंग झील थी और यह लद्दाख में स्थित है। और विजेता रहा है मध्य प्रदेश के भगवान और महेश यह 2 व्यक्तित्व विजेता रहे हैं इसके, और यह भोपाल के निवासी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन प्रथम बार कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसका प्रथम संस्करण था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर था उज्ज्वला और यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है हरियाणा। UNFCCC का कोप 28 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसकी अध्यक्षता 28 की यूएई के द्वारा की गई थी। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली इसका विजेता है। सिलक्यारा सुरंग जो भी हादसा हुआ था, सिलक्यारा सुरंग कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पिकॉक का अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सपोर्ट करें। अब हम 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
78% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान प्राप्त किया। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह अजरबैजान के बने। हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह तुर्की द्वारा किया गया है। हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो यह कोसोव देश बना है। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च की है? WHO के द्वारा। हाल ही में देश में IMPL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एशियाई युवा गुणवत्ता एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट एप्स इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? फोनपे ने। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होना है? तो इसका आयोजन हुआ है ईरान में। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ पर की है? तो अमेजन के वर्षावनों में की गई है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।